हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे स्टैट्स 1 के चैप्टर 1 के थर्ड क्लास में हम लोग, और आज हम लोग पढ़ेंगे मोड, एम्पेरिकल फॉर्मूला बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे चलेंगे। थोड़ा बहुत ग्राफिकल अप्रोच भी देखेंगे मोड और इन सब का। ठीक है, तो आज की क्लास और नेक्स्ट 2 क्लासेस हमारी बेसिक्स होगी, जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनका यूज़ कहीं भी हो जाता है। बुक वाले यूज़ तो बड़े बड़े आराम से करें, लेकिन पढ़ाया नहीं है, क्योंकि ये एडवांस स्टैटिस्टिक्स है। इसके पहले का बेसिक स्टैटिस्टिक्स कुछ और होता है, जो कि आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया है। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चे मोड। मीन और मीडियन हमने कर लिया। मीडियन के जैसा ही क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स होता है, वो सब भी हमने पूरा कर लिया। आज अब हम लोग मोड करते हैं, तो हेडिंग देना मोड। अच्छा, आपने देखा होगा मॉडल, मॉडल कार, मॉडल्स जो रैंप पे वॉक करते हैं। मॉडल नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि हम उनको ये एक्सपेक्ट करते हैं, कोई पर्स के साथ, कोई शूज़ के साथ, कोई ड्रेस के साथ उतार रहे हैं, कोई गाड़ी उतार रहे हैं नए मॉडल की, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि दैट विल रिप्रेजेंट द होल सोसाइटी, और यही मैक्सिमम टाइम क्या होगा, रिपीटेड होगा। तो वैसे ही मोड भी है। मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मोड। मोड हम किसको कहते हैं? मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू। तो इसको भी अब 3 टाइप के सीरीज में हमें पढ़ना है। किसमें किसमें? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस में। तो पहला हेडिंग देंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, मान लो x दे दिया मैंने 2 3 5 7 2 2 3 5 2 2 3 7 2 2 4। मोड निकालना है। इंडिविजुअल में बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू लिखते हैं, और बचपन में पढ़ा होगा आपने टैली मार्क्स। कुछ याद आ रहा है? टैली मार्क्स। अब देखो कैसे डेटा की एंट्री होती है। सबसे पहले आपको मिला 2, द फर्स्ट इनकाउंटर डेटा इज 2, तो आप 2 को लिख दो। एंड 2 हैज occurred फॉर ओनली 1 टाइम, सो पुट 1 वर्टिकल मार्क, 1 टैली मार्क। नाउ नेक्स्ट डेटा इज 3, डज इट मैचेस विद द प्रीवियस वन? क्या 3 2 से मैच कर रहा है? नो, so it will have a separate entry with 1. 5 भी अभी किसी से मैच नहीं कर रहा, सेपरेट एंट्री। 7 भी मैच नहीं कर रहा, 1 कवर कर लिया। 2 को पीछे डेटा से मैच किया तो यस, फिर 2, फिर मैच किया। 3 मैच किया, 5 मैच किया। 2 2 2 5 के लिए ऐसे करते हैं। अब 3 7, फिर 2 2, तो थोड़े गैप के बाद 1 2, फिर आ रहा है 4, एक न्यू एंट्री है 1। अब इनको अरेबिक न्यूमरल्स में लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये कितना हो गया? 7, ये हो गया 3 2 2 1। मैक्सिमम इज 7, so mode is 2. Maximum is 7, so mode is 2, as maximum frequency is 7. तो बहुत आसान है। इंडिविजुअल में एक्स और टेलीमार्क्स बना लेना है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है वही हो गया हमारा मॉड। तो इस हिसाब से तो डिस्क्रीट में और भी आसान हो गया। क्यों डिस्क्रीट में आसान हो गया? क्योंकि उसमें हमें टेलीमार्क्स भी नहीं बनाना। एक्स गिवन होगा, एफ गिवन होगा। जैसे ही हमें मैक्सिमम मिलेगा, इसके सामने क्या हो जाएगा? मोड। जैसे ही मैक्सिमम मिलेगा, उसके सामने की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोड। तो डिस्क्रीट में आसान है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चीज़ इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हमें डायरेक्टली कोई डेटा मिलता ही नहीं है। पहले हमें क्लास तक जाना होता है, फिर क्लास से उस वैल्यू को हम लोग ढूंढ करके निकालते हैं। तो देखो, कॉन्टिन्यूअस का एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सपोज करो, जब भी खुद से क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा ही बनता है, मोरलेस सब एक जैसे आपको देखने में लगेंगे।
3 2 7 5 नहीं 4 6। इसमें से बताओ कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाँ, क्या बोला? सिर्फ 7। और इसका मतलब है कि इसी क्लास से सबसे ज़्यादा वैल्यू निकल करके आ रही है। 20 और 30 के बीच का ही डेटा जो है वो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है। तो दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हम किसको बोलेंगे? 20 30 को बोलेंगे। यानी वो क्लास जिसमें सबसे ज़्यादा डेटा लाई कर रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है डेटा में, जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो क्लास कहलाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ढूंढने के बाद मैक्सिमम से जस्ट पहले जो फ्रीक्वेंसी है, तो मैक्सिमम में से ही माइनस करेंगे ताकि ये पॉजिटिव आए। 5 डेल्टा 1 कहते हैं। मैक्सिमम के जस्ट बाद जो है एडजेसेंट लेंगे, ये नहीं कि 7 के बाद 6 आता है तो 6 ले लेंगे, वो नहीं, जस्ट बाद वाली वैल्यू लेते हैं। तो डेल्टा 2 जो है 7 माइनस 4 कितना आ गया? 3 आ गया। 7 माइनस 4 कितना आ गया? 3 आ गया। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस डेल्टा 1 बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 टू H। नाउ सी, मोड इज इक्वल टू L कितना हो गया? 20। डेल्टा 1 कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 5 प्लस 3 इंटू H। H कितना है? 10। 20 प्लस 50 बाई 8। सॉल्व करो तो जरा। 50 बाई 8 कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाई 8 6.25 और 20 ऐड कर देंगे तो 26.25 आ गई मॉडल वैल्यू। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 वाला इजी लगता है इसलिए हम लोग ये कराते हैं। अगर आपको याद है 11th 12th में 9th 10th में जब भी आपने मोड किया होगा तो आपने F0 F1 और F2 के हिसाब से किया होगा। को ले लेते हैं F0, को ले लेते हैं F1, F0 F1 F2। तो बताओ ना डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? F1 माइनस F0। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना हो जाएगा? इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो मोड का फॉर्मूला आप लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा, L प्लस ऊपर में देखो डेल्टा 1, डेल्टा 1 का मतलब है F1 माइनस F0, नीचे आ जाता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्या हुआ था? मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? बीच में स्क्रीन ब्लैंक हो गया था, मुझे लगा चार्ज तो है पूरा लैपटॉप, चार्जर भी लगा रखा है, शायद इलेक्ट्रिसिटी गई होगी। ठीक है, F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो हाँ, दिस इंटू क्या कर देते हैं हम लोग? H। तो आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। आपको जो भी फॉर्मूला कंफर्टेबल लगता है आप वही फॉर्मूला यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तीनों तो हमने पढ़ लिया, मीन, मीडियन और मोड। निकालना भी सीख लिया। मोड में और भी होते हैं, अगर आपको आदत होगी कोई दूसरे दूसरे बुक पढ़ने की तो एक ग्रुपिंग मेथड होता है, लेकिन ग्रुपिंग मेथड आपके कोर्स में नहीं है तो उसमें दिमाग मत लगाना। ये नहीं कि टीचर ने नहीं पढ़ाया, ग्रुपिंग मेथड आपके कोर्स में नहीं है। आपको मीन, मीडियन, मोड इतने ही तरीके से मैंने सिखा दिया। अब है इम्पेरिकल रिलेशनशिप, उसके बाद से तीनों को ग्राफिकली देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग देना इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, बिटवीन नहीं, अमंग, तीन है ना, ये दो से ज़्यादा है। अमंग मीन, मीडियन, मोड, इसके बीच में रिलेशनशिप हमें देखना है। तो बच्चे देखें, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है। मतलब कभी कभी 2 सेंट्रल वैल्यू आपको पता होती है और तीसरा आपको निकालना होता है, तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ करते हैं। ऐसे असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन है चैप्टर 1 के असाइनमेंट में, जिसमें मीन मीडियन है तो मोड निकालो, मोड और मीन है तो फिर मीडियन निकालो। जनरली मोड और मीन निकालना इजी होता है, मीडियन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क होता है। तो पहले लोग क्या कर लेते हैं कि मीन निकाल लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं, फॉर्मूला में डाल करके मीडियन निकाल लेते हैं। तो ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप आपको लर्न करके रखना है, कभी भी कहीं भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद से ग्राफिकली। ग्राफिकली ग्राफिकली तो वैसे लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए, बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मीडियन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए, ये सब नहीं करेंगे। बस ग्राफिकली में आपको इतना ध्यान देना है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन है, तो आप इधर ला करके ऐड कर दो, मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन अपॉन में ये जो 3 लेते जाएंगे इसको 1 प्लस 2 कर देंगे। अब आप जरा याद करो, 11th में आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ना, इफ दिस इज x1 y1 x2 y2 and if there is a point P which divides this into ratio m is to n और P का कोऑर्डिनेट है x y, x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन में रेशियो का सम, याद आ रहा है। तो x इज इक्वल टू हो जाता है m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन बाई m प्लस n। y क्या हो जाएगा, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन में m प्लस n। याद है सबको। अब उल्टा चलो, उल्टा सोचना है, नीचे में रेशियो का सम तो नीचे में 1 2 और ऊपर में m जिसके साथ मल्टीप्लाइड है m पहले आ रहा होगा, तो उस हिसाब से देखो। तो अगर हम इधर मोड और अगर इधर मीन लेते हैं, इनके बीच में ज्वाइन करने वाले लाइन को ये डिवाइड करता है 1:2 के रेशियो में, लेकिन रेशियो अपोजिट आता है, यानी इधर है 2 1 2 3, तो इधर का हो गया 2 और यहाँ पर होगा मीडियन, इधर हो गया 1। समझ में आई बात। यानी मीडियन इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग मोड एंड मीन इन द रेशियो 2:1, या इसी को उल्टा करके बोल सकते हो, मीन और मोड को ज्वाइन करने वाले लाइन में 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन। तो ये हम लोगों ने रेशियो वाइज प्रूव कर दिया। अब न्यू टॉपिक ग्राफिकल, इसका यूज करेंगे हम लोग स्क्यूनेस जब पढ़ेंगे ना डिस्पर्शन के बाद। नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक हमारा बेसिक्स में स्क्यूनेस होगा, उसमें हम फिर से इसी बात का जिक्र करेंगे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मीडियन जो है वो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो एक ग्राफ बना देंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला तो मोड होता है, ऑन एन एवरेज एक मीन बना दिया, दोनों के बीच में 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया और मीडियन मीन के क्लोज होता है, बस इतना ही याद रखना है। तो मीडियन इज दिस वन, तो इसमें मोड इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मीन, इस टाइप का होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ से हम लोग डिसाइड करना सीखेंगे स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस वाले टॉपिक में, अभी नहीं करना। ग्राफिकली हमें निकालना है मोड, इसमें हिस्टोग्राम का यूज करके और मोड निकालना है। अभी तो क्वेश्चन किया ही था ना, उसमें मोड हमारा कितना आया था 26.25। इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, 10 से लेकर के 50 तक है, 32746 32746 32746 या 476 था, 74। ठीक है, क्लास कितनी थी 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये है क्लास, ये है फ्रीक्वेंसी। अब हमें हिस्टोग्राम बनाना है।
आपने बच्चे पढ़ा था बचपन में, हम लोग बचपन ही मानते हैं। लोग हंसी आती होगी कि मैम बचपन बचपन बहुत बोलती है। देखो, जब इस तरीके से क्लास अलग अलग होती है तो इसको कहते हैं बार ग्राफ। लेकिन पहले क्लास का जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से अगर दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राम, अगर गैप नहीं होता है तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये 10-10 सेम है, 20-20 सेम है, 30 सेम है, 40 सेम है, तो बनेगा तो हिस्टोग्राम ही, क्योंकि हम लोग बनाते ही इक्वल हैं, अलग अलग वाले को लेते ही नहीं है। अलग अलग होता है तो भी एडजस्टमेंट करके इक्वल ही बनाते हैं, तो ऑलवेज वी विल गेट हिस्टोग्राम। क्लियर हुआ? ऑलवेज वी विल गेट हिस्टोग्राम। अब इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। टेन, 20, 30, 40, 50, और फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है? 7 तक जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 to 10 में 3 रखना है, कर दिया 3। 10 to 20 में है 2, 20 से 30 में है 7, 30 to 40 में है 4, फिर है 40 to 50 में 6। अब मुझे बताओ कि सबसे लंबा वाला टावर कौन सा है? 20 to 30 में। इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसका लेफ्ट वाला और इसका स्टार्टिंग वाला, मतलब ये और ये, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब इस टावर का ऊपर वाला राइट वाला कॉर्नर और इसके पहले वाले राइट वाले कॉर्नर के साथ मैच करेंगे, एंड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके सामने नीचे जाएंगे। दिस इज मोर देन हाफ, और यही हमारा क्या होता है? मोड होता है। और मोड हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। कभी अगर मोड लोकेट करने को आए तो आपको फॉर्मूला लगा करके ये रफ में निकाल लेना है, फिर ग्राफ में 26.25 भी लोकेट कर देना है। समझ में आ गई बात? 26.25। तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम में हमने लोकेट कर दिया। समझ में आ गई बात? अब आपको एक टॉपिक और पढ़ना है, यूनी मॉडल और बाई मॉडल। ये आपके यूनी मॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल, ये आपके बुक में कहीं भी यूज कर देते हैं डिवोर में, तो मीनिंग पता होना चाहिए आपको। यूनी मॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल। नाउ सी, यूनी मॉडल में क्या होगा? मान लो आपने बनाया हिस्टोग्राम, बना दिया, अभी कुछ भी हिस्टोग्राम अपनी मर्जी से ले ले रहे हैं। ठीक है, सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। एक ग्राफ रफली बनाओ। अभी मैंने स्क्यूनेस नहीं पढ़ा है इसलिए उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करेंगे। एक ही मोड मिल रहा है, एक ही मोड मिल रहा है, इसलिए ये हो गया यूनी मॉडल। अच्छा, ये तो मैंने कॉन्टिन्यूअस में बता दिया था, ग्राफिकली मोड कॉन्टिन्यूअस में। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या करोगे? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हम लोग x और f का ग्राफ बनाएंगे, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, लाइक दिस वे। जो मैक्सिमम होगा वहीं पर क्या मिलेगा? मोड। सो सिंपल। तो उसी के जैसा यहाँ पर मोड बस एक ही मिल रहा है, लाइक दिस वे मोड। कभी कभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का होगा जिसमें एक से ज़्यादा मोड दिखेंगे।
दोनों सेम हाइट पे होंगे। अब देखो जरा, इनके मिड पॉइंट को 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 ज्वाइन करोगे, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना। तो दो दो मोड मिल गए, ये भी और ये भी। इसको कहेंगे बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई बात? अगर एक से ज़्यादा मॉडल वैल्यू है तो वो कहलाएगा बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब तो आप समझ गए होंगे, अगर इस तरीके से मिलता है तो हम लोग इसको मल्टी मॉडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टी मॉडल। तो ये आपकी बुक में है ग्राफ, आगे चल करके रिवोन में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में भी है और आगे भी है। तो यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल, तीनों हो गया क्लियर। अब मेजर्स ऑफ एवरेजेस हो गया खत्म। मीन मीडियन मोड के बारे में जितना आपके कोर्स में था, जितना आपके लायक मैंने बनाया था बेसिक्स में, वो सब मैंने पढ़ा दिया। होता अभी बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ आपको नहीं पढ़ना। अब बच्चे हम लोग सेकेंड बेसिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो हेडिंग देना, एक बड़ा सा टॉपिक 2 लिखना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एवरेजेस में क्या पढ़ते हैं ये तो पता लग गया कि पूरे डेटा को हम एक एक को अलग अलग, सब एक दूसरे से अलग हैं, अब कैसे एक्सप्लेन करें। सबका एवरेज निकाल लो, जो एवरेज की प्रॉपर्टी होगी सबकी मोर और लेस वही होगी, इसलिए एवरेज पढ़ते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सपोज करो हमारा डेटा इस तरीके से है और एक में डेटा इस तरीके से। अब मुझे बताओ विच वन इज मोर डिस्पर्स्ड, ए या बी? डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? आपकी स्कूल में अगर असेंबली होती होगी, तो असेंबली में जब हम लोग खड़े होते हैं, परेड होता है, मार्च होता है, स्टैंडर्डीज, अटेंशन, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर आपको अपने क्लासरूम में जाना होता है। तो एक कमांड का वेट सभी बच्चे कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे अपने बचपन में याद है, इसलिए डिस्पर्स। डिस्पर्स के बाद सब अपने अपने लाइन से अपने अपने क्लास में जाते हैं और वहीं पे यूनिफॉर्म चेक होता था, याद आया? तो वही है, डिस्पर्स में कितना बिखर जाना है। अब जो अरेंजमेंट थी आपकी, आप क्यू में खड़े थे, नाउ ऑल हैव टू डिस्पर्स एंड गो टू देयर क्लासरूम। तो डिस्पर्स का मतलब है कि कितना डेटा सेपरेटेड है, बिखरा हुआ है। ए में सब एक दूसरे से बहुत अलग है, अगर इनका सेंटर बीचों बीच है तो सब बहुत अलग है, इसका सेंटर यहाँ है तो सब थोड़े पास पास है। तो ए इज मोर डिस्पर्स्ड देन बी। अभी तो बच्चे आपने देख करके बता दिया कि ए जो है वो मोर डिस्पर्स्ड देन बी है, लेकिन अब बताओ तो जाने, अब क्या बता सकते हो? दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं? तो व्हेन ग्राफिकली बोथ आर सेम, व्हेन ग्राफिकली वी कैन नॉट डिसाइड, व्हेन ग्राफिकली वी कांट डिसाइड, तब हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे जाते हैं। वी कांट डिसाइड dispersion और we can't compare dispersion, we can't compare dispersion, then we compare numerically, then we compare numerically। तो अब है न्यूमेरिकल मेथड्स में कितने तरीके से हमें पढ़ना है, डिस्पर्शन को हम किस किस तरीके से पढ़ेंगे। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी स्टैटिस्टिक जो डिस्पर्शन को मेजर करते हैं। जैसे मेजर्स ऑफ एवरेजेस में क्या क्या था? मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, 5 होते हैं। वैसे ही मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में पहला होता है रेंज, दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा होता है मीन डेविएशन, चौथा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सेमेस्टर में, मतलब पूरे इको ऑनर्स में ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इतना यूज होता है मत पूछो। लास्ट में है सीवी, इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी आते हैं पेपर में।
ये सब तो बस आपको आइडिया हो जाना चाहिए बाकी सबका, लेकिन ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो चलो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेंज। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे, कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम। नाउ सी, रेंज। रेंज जो है सबसे इजी टॉपिक है पूरे स्टैटिस्टिक्स का। रेंज रेंज हो जाता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। बहुत इजी है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब देखो इंडिविजुअल में कैसे करेंगे। मान लो मैंने x आपको दे दिया 2, 3, 12, 8, 20, 21, 17। तो बताओ इसमें लार्जेस्ट कौन सा है? हेलो, आपकी आवाज़ मेरे तक कम क्यों आ रही है? आप लोग अपना स्पीकर साथ में रखो तो माइक के मतलब माउथ के ज़्यादा क्लोज रखना। यस बच्चे बोलो। 21 लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू हो गई? 2। तो रेंज इज 19। ध्यान से सुने मेरी बात। अगर ये रुपीज में डिस्ट्रीब्यूशन होता तो रेंज भी किस में आता? रुपीज में आता। अब अगर मैंने आपको दो चीज़ें कंपेयर करने को दी है, एक रुपीज में है और एक है, बहुत कम डेटा दे देते हैं, 2, 3, 7, 12, और एक वाई दे देते हैं ईयर्स में, एज का डिस्ट्रीब्यूशन है 7, 8, 15, 20। अब आप निकालोगे अब आप निकालोगे तो रेंज यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 माइनस 2 दैट इज 10। यहाँ पर रेंज क्या आ जाएगा? 20 माइनस 7 दैट इज 13। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे। अच्छा, क्यों निकालेंगे पहले इस पे तो डिस्कस कर लें। अब बताना कि x और y में किसका ज़्यादा रेंज है। पहले वाले में रेंज 10 है और दूसरे वाले में 13 है, तो ऐसा देख करके लगता है कि दूसरे वाले में वेरिएशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन हम दो अलग अलग क्वांटिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, एक रुपीज़ में और एक ईयर्स में है। इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए एक टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, वो निकालते हैं हम लोग। तो पहले वाले का कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो 12 माइनस 2 बाई 12 प्लस 2 कितना आ गया? 10 बाई 14। निकालो तो जरा 10 बाई 14। 0.71428, तो 71428 4 ही रहेगा। हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लिखना है, ये आपके गाइडलाइंस में लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा ना कि ऊपर भी रुपीज नीचे भी रुपीज, कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज विदाउट यूनिट। वैसे ही यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे, 20 माइनस 7 बाई 20 प्लस 7, 13 बाई 27। ईयर्स ईयर्स फिर से कैंसिल हो गया। दिस इज 0.4814, तो 2 आ गया। अब आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को। नाउ वी हैव एविडेंस दैट दिस इज मोर देन दिस वन, तो x इज मोर डिस्पर्स्ड देन y। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम लोग को जब दो चीज़ें दी होंगी और कंपेयर करना होगा तो कोफिशिएंट निकाल करके करेंगे, अदरवाइज सिंगल में खाली रेंज भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका भी यूज़ हम लोग करेंगे स्टैट्स 2 में, चैप्टर 6 है ना, 6 और 7 और 8 इन सब में यूज़ होता है इसका। x इज मोर डिस्पर्स्ड देन y। अब अगर डेटा हमारा डिस्क्रीट है तब तो बहुत आसान है। मान लो मैंने डिस्क्रीट में दे दिया 2, 20, 3, 14, 5, 17। अब जरा बताना कि इसमें लार्जेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा है? हेलो, 5 एंड 2। फ्रीक्वेंसी नहीं देखना हमें,
2 को अगर 20 बार लिख देंगे तो क्या 2 की वैल्यू बढ़ जाएगी? 2 तो 2 ही रहेगा ना। तो स्मॉलेस्ट है 2, लार्जेस्ट है 5, रेंज विल बी 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब डिस्क्रीट के बाद है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 90। इसमें अनइक्वल क्लास हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताओ कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ सकती है? 10 और सबसे बड़ी वैल्यू 90। तो दिस इज स्मॉलेस्ट एंड दिस इज लार्जेस्ट। तो रेंज आ जाएगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यानी 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80। 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80। ठीक है, नाउ सी लार्जेस्ट इज 90, स्मॉलेस्ट इज 10। तो निकल गया रेंज। और इसी तरीके से अगर दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। तो पहला मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कंप्लीट, रेंज, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन। तो हेडिंग दें क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये जो टॉपिक 2 है इसके लिए टॉपिक 1 आपको आना चाहिए। अब आपको क्वार्टाइल्स निकालना आ चुका है, तो क्वार्टाइल डेविएशन टॉपिक भी आप समझ जाओगे। ध्यान से सुनो, ये भी एक तरीका है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल रेंज या इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा Q3 माइनस Q1। रेंज के लिए हमेशा लार्जेस्ट माइनस क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट है Q3 और उसमें से माइनस कर देंगे Q1। सेमी क्वार्टाइल, इसमें फॉर्मूला ध्यान देना और कैसे निकालते हैं ये तो आपको आता है। सेमी क्वार्टाइल रेंज, सेमी वर्ड है तो Q3 माइनस Q1 बाई 2। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 बाई 2। अब देखो है ना, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेमी क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दिस विल बी Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। फॉर्मूला मेन है, आपको पता होना चाहिए और हर टाइप के सीरीज में आपको निकालने आता है, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूअस में भी। तो वहाँ पर आप निकाल सकते हो अपना कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। एक क्वेश्चन दे रहे बच्चे, सभी को अभी ट्राई करना है, इसमें चेक भी हो जाएगा कि किसको कितना याद है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो तो ईजी होते हैं, फॉर द कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो आप लोग रेडी हो जाएं अपने अपने कैलकुलेटर के साथ। 10 to 20, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 7, 4। इसमें आप लोग निकालें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 2-3 मिनट का सभी कोई ट्राई करो। उसके बाद से फिर जब हम करेंगे तो आप लोग मैच करना। क्या करना है आपको? Q1 निकालना है, Q3 निकालना है और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। निकालो सभी कोई। देखो इन सब में कोई भी पोजीशन वैल्यूज निकालना होता है तो हम लोग CF, वाओ, सबका अलग अलग, किसी का 21, किसी का 0.5, किसी का 0.666। यहाँ देखो, अब तो मुझे भी डर लग रहा है क्वेश्चन करने में, कहीं मेरा आप तीनों से अलग ना आ जाए। चलो देखते हैं। अच्छा, 4th भी आ गया, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है करो, कोई बात नहीं। यहाँ देखो CF निकालेंगे। CF बच्चे निकालते हैं पोजीशन वैल्यूज के लिए। 2, 3, 2 कितना हो गया? 5, 5, 7, 12, 12, 4, 16। Q1 के लिए हम लोग n/4 क्लास ढूंढते हैं, तो 16/4 दैट इज 4th क्लास। देखो तो 4th, 2 के बाद 3, 4, 5 सब इसी में लाई करेगा। सो दिस वन इज Q1 क्लास। तो दिस वन इज Q1 क्लास। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी L प्लस n/4
minus CF by F into H. L is what? 20. N by 4 तो हमने निकाला 4. CF उसके पहले वाले क्लास की वैल्यू लेते हैं, तो 20 30 से जस्ट अबव कौन सी क्लास है? 10 to 20. उसका CF कितना है? 2 है. 4 minus 2 डाल देंगे. F उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो 3 आ गया. H क्या होता है? उसी क्लास का डिफरेंस होता है, दैट इज 10. दिस इज 20 प्लस 20 by 3, तो 26.667. Q1 की वैल्यू आ गई. अब Q3 निकालेंगे तो Q3 आ जाएगा 3n by 4th. 3 into 16 by 4th. 12th क्लास. 12th क्लास तो एग्जैक्टली मैच कर गया, 3240. Q3 की वैल्यू हो जाएगी, इसको पहले हाईलाइट कर देते हैं, Q1 की वैल्यू आ चुकी है. अब Q3 निकालेंगे बच्चे, तो Q3 क्या हो जाएगा? L plus 3n by 4 minus CF by F into H. तो Q3 will be equal to L कितना है? 30. 3n by 4 अभी जस्ट निकाला था 12. CF कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे CF की जगह पे क्या लिखेंगे और F की जगह पे? जल्दी बताओ. CF 5 लिखेंगे और F में कितना लिखेंगे? उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 7. -5/7 और ये हो गया 10. तो 10 प्लस 12 माइनस 5 कितना हो गया? 7. वाओ, कैंसिल हो गया. 10, ये आ गया 40. अब आपको निकालना है क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ना. कोफिशिएंट ऑफ quartile deviation. This will be Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. So now substitute the value of Q3 and Q1. On substituting value of Q3 and Q1, what do we get? 40 minus 26.667 upon दोनों का sum. तो 40 plus 26.667. 40 minus 26.667 is equal to 13.333 divided by 40 और ये 66.667 is equal to 0.1999. ठीक है, इसको अगर 3 प्लेसेस तक करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा. तो इसको आप 0.2 लिख सकते हो. अब बताओ, सबसे अलग मेरा आंसर आया है. 0.2 तो किसी का नहीं आया था. समझ में आ गया सभी को कहाँ कहाँ गलती की थी आप लोगों ने? ठीक है, तो ये क्वार्टाइल डेविएशन हो गया. अब नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दोगे मीन डेविएशन. मीन डेविएशन नाम ही है मीन डेविएशन, लेकिन इसके मीनिंग को समझने के लिए आप समझ लो मीन ऑफ डेविएशंस. अब डेविएशंस तो लिया जाता है x का, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से. अब वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है और मोड भी हो सकती है. ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तो आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मीन डेविएशन हमें 3 केसेस में पढ़ने हैं. मीन डेविएशन about mean. Next will be mean deviation about median. Next is mean deviation about mode. ध्यान से देखो फॉर्मूला. यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे, इंडिविजुअल में मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस x मीन अपॉन में n. मॉडुलस ले लेते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करके एब्सोल्यूट डेविएशन. समझ में आ गई बात? एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं हम लोग. अगर ये हमारा डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस हो गया तो f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन में आ जाएगा समेशन f. और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन तो बहुत इजी है. मीन डेविएशन और अबाउट सेंट्रल वैल्यू. यहाँ पर हमने कौन सा एवरेज यूज किया है? यहाँ पर हमने कौन सा एवरेज यूज किया डेविएशन लेते वक्त? मीन.
तो आप मीन से ही डिवाइड कर दोगे, यानी जो भी मीन डेविएशन की वैल्यू आई है उसको मीन से डिवाइड कर दोगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल जाएगा। क्लियर? अब आ जाओ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब आप समझ ही चुके हो, समेशन x माइनस मीडियन करेंगे अपॉन में n। अगर ये डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज हुआ तो f इंटू एक्स माइनस मीडियन अपॉन में समेशन f, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन में मीडियन। नेक्स्ट, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन x माइनस मोड अपॉन n। देखो ऊपर में हो रहा है डेविएशन, उसका सम ले रहे हैं और n से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मीन ऑफ डेविएशन आ जा रहा है। नेक्स्ट है मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन f इंटू एक्स माइनस मोड अपॉन समेशन f। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में आपको पता ही है कि क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकाल करके और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मोड से। तो अब हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ लिया है कैसे मीन निकालते हैं, कैसे मीडियन निकालते हैं और कैसे मोड निकालते हैं। अब कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, नोट में पहले लिख लो। अगर हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तब तो मीन के अबाउट ही निकालेंगे। अगर लिखा हुआ था फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तब तो मीडियन के अबाउट निकालेंगे। अगर लिखा हुआ था फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मोड, तब तो मोड के अबाउट निकालेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ आता है, इफ नो सेंट्रल वैल्यू इज मेंशन्ड, if no central value is mentioned, then हम किसके अबाउट निकालेंगे, कोई आइडिया? Then we find mean deviation about median। किसके अबाउट निकालते हैं, मीडियन के अबाउट। इसके पीछे लॉजिक है, एज इट इज द लीस्ट। आप ये घर पे भी अपना काम कर सकते हो, रफ में कोई एक क्वेश्चन ले लेना, उसमें अबाउट मीन निकालना, अबाउट मीडियन निकालना, अबाउट मोड निकालना, लीस्ट यही आएगा, अबाउट मीडियन वाला। इसलिए हम मीडियन निकालते हैं, जब कुछ नहीं दिया रहता तो मीडियन निकालते हैं। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का तो आप अपना कर लोगे, और इसमें तो खैर अगर करवाने लगे तब तो 9 टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, फिर इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। टेन टू 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 3 to 5, 4। क्या करेंगे बच्चे इसमें? सबसे पहले किसके अबाउट निकालने का सोचेंगे हम लोग, मीडियन के अबाउट। तो एक नोट लिखोगे, सिंस नो एवरेज इज मेंशन्ड, since no average is mentioned, so we find mean deviation about median, about median। अब मीडियन के लिए तो हमें CF चाहिए, CF आ गया 3, 3 2, 5, 5 5, 10, 10 4, 14। मीडियन क्लास ढूंढेंगे, 14/2th क्लास, यानी 7th क्लास। कौन सी क्लास होगी जिसमें 7th डेटा लाई करेगा, 30 to 40। दिस इज मीडियन क्लास। अब मीडियन वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखना L कितना है इस क्लास का, 30। कितना है, 30 है।
n/2 अभी तो निकाला था 7, CF कितना यूज़ करेंगे 5, और यहाँ पे कोइंसिडेंटली फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 5. राइट डाउन CF वैल्यू एज 5 एंड फ्रीक्वेंसी एज 5 एंड H मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया तो ऑब्वियसली 10 ही लिया होगा. एग्जाम में कुछ और भी हो सकता है इसलिए एक बार ध्यान दे लेना. 30 प्लस 20/5 यानी कि 4, सो मीडियन इज 34. अब ध्यान से देखें, अब हम डेविएशन लेंगे. डेविएशन में करेंगे x माइनस मीडियन, और वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू. x माइनस मीडियन और वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू. x तो निकाला ही नहीं. रुक जाओ, पहले x का कॉलम बनाते हैं. x हो जाएगा मिड वैल्यू, उसके बाद से डेविएशन निकालेंगे x माइनस मीडियन. मिडिल वैल्यू देखो तो बच्चे 10 to 20 में कितना आ जाएगा 15, 20 to 30 में 25, फिर इधर आ जाएगा 35, 45. अब आपका मीडियन क्या आ चुका है 34. एक बार मीडियन को ना लोकेट कर दो. दिस इज 34. तो 15 माइनस 34 कितना आ जाएगा. सीधा डिफरेंस ही ले लो ना क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है. तो 34 में से 15 हटा लो. अगर ये 35 होता तो 20 आता तो 19 आ गया. नेक्स्ट इज 25 और 34 9 हो गया. फिर 35 और 34 1 हो गया. 45 और 34 11 हो गया. लेकिन अभी सम मत करना, F इंटू डी भी चाहिए, यानी कि F इंटू एक्स माइनस मीडियन. F से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 19 कितना आ गया 57. 9 2 जा 18, 5 1 जा 5, 11 4 जा 44. सबका सम करेंगे बच्चे तो मिल जाएगा समेशन F इंटू एक्स माइनस मीडियन. कितना आएगा 57 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 44, 124. एंड व्हाट इज समेशन है 5 4 9 2 11 3 14. 124 को 14 से डिवाइड करना है. तो लिखोगे मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ F x माइनस मीडियन अपॉन समेशन F. F into x minus median is how much 124 and we divide with 14. 124 divided with 14. 8.85714 approximately 8.857 पे ही स्टॉप कर देंगे. अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का. बस जब आपकी बारी आती है तो आप लोग चुप. क्या हाँ, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन. थोड़ा सा लाउडली बोला करो या स्पीकर को अपने माउथ के पास रखोगे तो आवाज क्लियर आती है. मीन डेविएशन इज 8.857. मीडियन कितना है 34. तो निकालो तो 8.857 स्क्रीन पे है ही. इसको डिवाइड कर दिया मैंने 34 से. दिस इज 0.2605, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.261 हो गया. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. जब भी हम किसी भी चीज का कोफिशिएंट निकालते हैं, चाहे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में भी ध्यान दो, ऊपर में थी छोटी वैल्यू, न्यूमरेटर इज लेस ना क्योंकि डिफरेंस है, और नीचे में प्लस हो रहा है. तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर इज बिगर देन न्यूमरेटर देन द ओवरऑल वैल्यू विल बी लेस देन 1. तो पूरी वैल्यू 1 से छोटी होगी. क्लियर. तो कोफिशिएंट जब भी निकालेंगे तो वो 1 से छोटी वैल्यू होगी, यानी फ्रैक्शन में होगी, तो वो कंपेयर करने में आसानी होता है. दो सीरीज का कोफिशिएंट आ गया, दोनों को आप कंपेयर बड़ी आसानी से कर सकते हो. तो ये इतना हो गया मीन डेविएशन. तो 3 मेजर्स तो आज हमने कर लिए. कौन कौन सा किया, रेंज किया, क्वार्टाइल डेविएशन किया और मीन डेविएशन किया. चौथा है बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन.
आज नहीं करेंगे, घबराएं नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है कि हम चलते चलते 5 मिनट में करा दें। के लिए आराम से आधा घंटा चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, आधा घंटा से 40 मिनट। प्रॉपर्टीज़ भी तो प्रूव करनी होती है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारी इसमें 1 से सवा घंटे की क्लास लगेगी, उसमें मान लो कि 1 घंटा स्टैंडर्ड डेविएशन ही ले जाएगा, सीवी तो सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, तो फिर ये टॉपिक 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट क्यूनेस मोमेंटा एंड कर्टोसिस, वो तो एक ही दिन का टॉपिक है। तो आज कौन सी क्लास थी हमारी? स्टैट्स की। नंबर किसी को याद है क्लास? आज क्लास 3 थी, तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 4। अभी कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, हाँ ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने मीन किया था, सेकेंड क्लास में हमने मीडियन किया था, आज थर्ड क्लास थी मोड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 4, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बार बार कहा, हर चैप्टर में यूज़ होगा, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, हर जगह यूज़ होना है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको ध्यान से देखेंगे। सीवी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा यूज़ होता है। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब हमारी क्लासेस जो है वो डेली 6:30 से 9 PM हो गई है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय 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 बाय।